आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं भारतीय रिप्रेजेंटर। खास शो नेताजी संकट में। बिहार के 2 चरण के चुनाव में 1 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, दूसरा चरण का चुनाव संपन्न कल कर लिया जाएगा या हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री चुनाव कैंपेन के समाप्ति से तकरीबन 1.5 दिन पहले बिहार छोड़कर दिल्ली भाग गए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो आखिरी वक्त तक बैटिंग करते रहते हैं। लेकिन 1.5 दिन पहले जब भाग गए तो मीडिया में इस बात की बड़ी खलबली है। मीडिया यानी कि सोशल मीडिया, या आम जनों की मीडिया है, सोशल मीडिया जिस पर हम काम कर रहे हैं। मैंने स्ट्रीम मीडिया आपके साथ है नहीं, वो सरकार के साथ है, उस पर कभी भी बात नहीं होगी। लेकिन बिहार में आखिर क्या चल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। दरअसल बिहार में जो चल रहा है वह आज तक न देश में चला है और न कभी चलता है। लेकिन बिहार ने इस बार वो कीर्तिमान रचने की तैयारी कर ली है जिसका ख्वाब अक्सर देश के वासी देख रहे हैं, जो सेकुलर हैं, जो चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो। नीतीश कुमार भी जो 17 साल से 20 साल से उलट पलट कर रहे थे, इस बार बिहार वासी उनके साथ तो हैं, लेकिन उनके जो अपने हैं, जो उनके अलायंस है, उनके साथ बिहार वासी नहीं है। और शायद इस बात का अनुमान आदरणीय प्रधानमंत्री को 4, 5, 10 कैंपेन के बाद ही हो गया था कि बिहार की जनता इस बार शायद हमें वोट नहीं देगी। क्योंकि जो जीविका दीदियों ने जो फीडबैक दिया 10,000 लेने के बाद, ये बातें सुनने के बाद, या जो भीड़ में जो लोग आते हैं और जो मीडिया उनसे रूबरू होती है, उसके बाद से आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री बड़े उखड़े उखड़े से रहने लगे थे। और अमित शाह जो पहली बार आज तक इंटरव्यू में कहा था कि विधायक दल तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन बाद में वही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। हालांकि उन्हें समझ में आ गया था कि बिहार की जनता इस बार क्या करने वाली है। लेकिन 2 घटनाएं पिछले जो वोटिंग हुई, इसमें 2 घटनाएं सामने। एक, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की हालत बिहार वासियों ने ऐसी बना दी कि बीएसपी के नेता को विड्रॉ कराना पड़ा, क्योंकि ज्यादा लोग बीएसपी के पीछे चल रहे थे कि सम्राट चौधरी को वोट देने से ज्यादा बेहतर है कि बीएसपी के लीडर को, नेता को दिया जाए। तो सम्राट चौधरी ने किसी पद का लालच दिया होगा या जो भी हो, लेकिन विड्रॉ करा लिया। उसके बाद दूसरे विजय सिन्हा, जो तकरीबन 5 साल से डिप्टी सीएम थे, उनके गाड़ी पर लोगों ने उनके खिलाफ विद्रोह किया और कहा कि इन्होंने कोई काम नहीं किया है तो ये वापस जाए। उनकी गाड़ी पर पत्थर से लेकर गोबर तक फेंके गए। फिलहाल इन तमाम घटनाओं के बाद बीजेपी ये समझ चुकी है कि बिहार में जो पिछले 2015 में जो 54 का आंकड़ा जो छुआ था बीजेपी ने अपने दम पर, शायद इस बार 54 का आंकड़ा छू पाए, ये भी मुश्किल है। जिसको देखते हुए प्रधानमंत्री वापस 1.5 दिन पहले ही वापस लौट गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या बिहार बदलाव कर पाएगा? क्या यह संभव है? वर्तमान जो परिस्थिति देश की बनी हुई है, जिस तरह से वोटिंग मशीन पर राहुल गांधी लगातार चोरी का पर्दाफाश कर रहे हैं, जिस तरह से एलिगेशन लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर कि वो वोट चोरी कर रहा है, वोट गड़बड़ कर रहा है, क्या ऐसी स्थिति में क्या बिहार बदलाव कर पाएगा? ये सोचने वाली बात है। लेकिन चलिए हम एक नजर डालते हैं कि आखिर बिहार में बदलाव संभव है या नहीं। क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन से लेकर, सुप्रीम कोर्ट से लेकर, हाई कोर्ट से लेकर, लोअर कोर्ट से लेकर, या जो भी कोर्ट हो या जो भी तंत्र हो, वो सारे तंत्र साहब के नीचे से ही होकर आता है। यानी कि साहब के नीचे, यानी कि जो लोकसभा है उससे होकर ही गुजरता है। इन तमाम लोगों की जो नियुक्ति होती है ये वहीं से होती है। यानी कि अगर चेंज करना हो, अगर इलेक्शन कमीशन जो कमिश्नर है उनको, ज्ञानेश कुमार को, तो प्रधानमंत्री चाहे तो आराम से जो 2, 4, 5 दिन में उन्हें हटा सकते हैं और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर को वहां बैठा सकते हैं। ये उनके हाथ में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ज्ञानेश कुमार पर इतना एलिगेशन लगने के बाद भी ज्ञानेश कुमार अब तक कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, बकैती किए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार, लेकिन राहुल गांधी ने जितने सारे सवाल उठाए उस पर कभी भी ज्ञानेश कुमार ने बेबाक तरीके से जवाब नहीं रखा। लेकिन सबसे बड़ा उदाहरण आपको हम दिखाते हैं कि किस लिए, क्यों बिहार में सरकार बनाना असंभव है। क्योंकि चोरी जो है वो कोई नई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा
और मध्य प्रदेश में, इन तमाम जगहों पर देख सकते हैं, इसी का चोरी देख सकते हैं। लेकिन इसी का उदाहरण एक बिहार में हम देते हैं। चुनाव के एक दिन बाद समस्तीपुर के एक नुक्कड़ पर तकरीबन हजारों की तादाद में वीवीपैट के वो पर्ची मिले। जो लोग वोट देते हैं और वो पर्ची निकलता है, वो पर्ची सड़क पर उड़ते हुए मिले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस पर्ची के पास या वीवीपैट के पास आम जनों की, यानी कि आम जन जो होते हैं उनकी वहां पहुंच तो होती नहीं है। तो फिर किनकी पहुंच होती है? जो इलेक्शन कराने आते हैं, इलेक्शन कमीशन के जो लोग होते हैं, उनकी पहुंच होती है। तो आखिर उसको फेंका किसने? इससे साफ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आम जन उसे नहीं फेंक सकता, वहां उसकी पहुंच नहीं है, तो फिर कौन फेंक सकता है? तो ये एक चोरी है। दूसरी चोरी मैं आपको बताता हूं कि नालंदा में स्ट्रांग रूम में चुनाव होने के बाद रखा जाता है वोटिंग मशीन। कल लोग वहां निगरानी कर रहे थे, इसी दौरान अचानक जो कैमरे का जो डिस्प्ले स्क्रीन जो बाहर लगाया जाता है ताकि विपक्ष और पक्ष के नेता देख सके, वो अचानक तकरीबन 20 मिनट के लिए ब्लैंक हो गया और अंदर पिकअप गई, यानी कि 4 पहिए वाली गाड़ी जो होती है, और फिर बाहर लौटी। इसका बवाल देश में बड़ी तेज है, बिहार में खास करके अब तेज हो गया। विपक्षी नेता कहने लगे हैं कि बीजेपी इस दौरान हो सकता है कि जो वोटिंग मशीन है उसको चेंज किया हो, और ये चेंज करने का पैमाना बड़ा तेज है। ये हर चुनाव में, आपको याद होगा कि हरियाणा के चुनाव में सैनी जो भी मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था कि जीत हमारी पक्की है, तय है, हमारे पास और भी व्यवस्था है, जीत के तमाम व्यवस्था कर लिए गए। ये सैनी का बयान था। बिहार में भी कुछ ऐसा ही है। उसके बाद कल एक और तस्वीर निकल के सामने आई थी। उसमें अशोक चौधरी पूरा परिवार एक जगह खड़ा होकर और वोट देने के बाद उंगली दिखाते हुए नजर आया। लेकिन वही उनकी एनडीए की जो सांसद है, उनकी बेटी, वो पहले दाहिना हाथ उठाती हैं, तो उस पर निशान लगे थे। लेकिन जब पिताजी यानी कि अशोक चौधरी ने जब इशारा किया कि नहीं लेफ्ट हैंड उठाओ, तो फिर लेफ्ट हैंड उठाती हैं, जिसमें वॉच पहनी हुई थी और उस पर में भी निशान थे। तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि सम्राट अशोक चौधरी की बेटी जो सांसद है एनडीए से, उन्होंने 2 बार वोट किया था। तो इस तरह की धांधली बिहार चुनाव में आम बात है और हुई है। लेकिन इसके बाद भी अगर आप सोचते हैं कि बदलाव तय है, तो फिलहाल सराहनीय है। लेकिन जो पत्रकार जो 10 साल से चुनाव देख रहे हैं, उनका आकलन यही है कि जनता तो बदलाव चाहती है, लेकिन क्या तंत्र जो है, जो उससे ऊपर काम कर रहा है, जब तक वो नहीं चाहेगा, बदलाव नहीं हो सकता। वो कभी भी हेर फेर या बदल करने में सक्षम है। जाहिर सी बात है, जब सारा तंत्र उसके पास है और लोकतंत्र की हत्या कैसे की जाती है उसे पता है। सारे अपर कास्ट के लोग अच्छे पोजीशन पर बैठे हैं, सरकार में जीने की उन्हें आदत हो चुकी है, सरकार के साथ चलने की उन्हें आदत हो चुकी है। फिर ये बेरोजगार लोग जो बिहार में बैठे हुए हैं, उनकी कौन सुनेगा? वो सिर्फ वोट देकर जा सकते हैं, उनमें ये क्षमता नहीं है, उनमें ये दम नहीं है कि सरकार बना सके। लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि वाकई तेजस्वी यादव के पक्ष में ये वोट इलेक्शन जा। लेकिन आपको 2020 का चुनाव याद होगा, 2 बजे तक आरजेडी तकरीबन 70 सीटें जीत चुकी थी। लेकिन डिक्लेयर कब हुआ? डिक्लेयर हुआ 1 बजे रात में। वोटिंग इतनी स्लो कर दी गई कि तकरीबन वोटों की गिनती जाकर 1 बजे रात में पूरी क्लियर हुई। और इसमें बहुत सारे सीटों का घालमेल हुआ। बहुत सारे आरजेडी के नेता थे जिन्होंने कहा कि हम तो जीत चुके थे, लेकिन जीत की पर्ची डीएम ने दूसरे पक्ष को दे दी। लेकिन एक और सवाल मैं आपको बताता हूं, स्ट्रांग रूम के बाहर कौन बैठता है? आप जाकर देख आइएगा अगर आपके शहर में हो तो। स्ट्रांग रूम के बाहर सिर्फ विपक्ष के नेता आपको बैठे हुए नजर आएंगे। हालांकि जीतना सबको है, पक्ष को भी जीतना है, वो भी समझ रहा है कि मैं हार जाऊंगा, और विपक्ष को भी। लेकिन विपक्ष इतना चिंतित क्यों है? ये तो लोकतंत्र है ना। तो लोकतंत्र में जब इलेक्शन कमीशन पूरे राज्य को संभाल रहा है, सारे तंत्र को संभाल रहा है,
तो क्या पक्ष और क्या विपक्ष, सारे बराबर हैं। लेकिन जाकर देखिएगा जहां वोटिंग मशीन रखी होगी उसके बाहर बैठा हुआ जो लोग होंगे, जो बैठे लोग होंगे, वो सिर्फ विपक्ष के होंगे। पक्ष वाले सो रहे होंगे, या पक्ष वाले सिर्फ चोरी होने का प्रोग्राम बना रहे होंगे, या पक्ष वाले आकलन कर रहे होंगे, या पक्ष वाले जो तंत्र है जो उनके साथ है उनसे वो बात कर रहे होंगे। वो कभी उसके बाहर नहीं बैठते, वो स्ट्रांग रूम के बाहर। तो इससे आप अंदाजा क्या नहीं लगा लेते हैं कि आखिर वो नहीं बैठे हैं? इसका मतलब है कि उनका पक्ष मजबूत है। जो लोग अंदर जो वीवीपैट की या फिर वोटिंग मशीन को जो निगरानी कर रहे हैं, ये वही लोग हैं। तो स्थिति ये है। तो सबका कंक्लूजन ये है, सबका निष्कर्ष ये है कि बिहार में बदलाव चाहता है, लेकिन जब तक तंत्र नहीं चाहेगा बदलाव संभव नहीं है। लेकिन कल बिहार में चुनाव है दूसरे चरण की। आप सचेत रहिएगा और सचेत होकर वोट कीजिएगा। आप यह समझकर वोट कीजिएगा कि अगली बार छठ पर मैं यही कहीं काम करूं। यह समझकर वोट कीजिएगा कि अगली बार दिवाली पर मैं पटाखा समय से लेकर घर चला। अगली बार यह समझकर वोट कीजिएगा कि अगली बार घर से निकलते हुए मां कहे कि बेटा शाम में साड़ी लेकर आना। ये सोचकर वोट कीजिएगा कि पत्नी निकलते हुए घर से कहे कि शाम में फला चीज या पूजा की सामग्री लेकर आइएगा। ऐसा ना हो कि फोन लगाकर गुजरात में कहे कि 2 दिन पहले आ जाइएगा और साड़ी लेते आइएगा, और ट्रेन की छीना झपटी में आप 2 दिन तक गुजरात के सड़कों में प्रशासन की निगरानी में आप नंबर लगे रह जाएं, और फिर अगले साल छठ आपका यहीं गुजर जाए। या फिर आपाधापी में आप ट्रेन पर चढ़ें और नीचे गिर जाएं, और माँ और बहन और पत्नी और बच्चों के लिए जो साड़ी और खिलौने आपके बैग में रखे हुए हैं वो सारे ट्रेन के पटरी पर पसर जाए और कुछ हाथ ना है। घर में जब पत्नी खुशी मना रही थी कि मेरे पति आ रहे हैं, और इसी समय ये खबर आए कि आपके पति ट्रेन से गिर गए, गिरने के बाद उनका देहांत हो गया, और सारी खुशी आपकी छीन जाए, तो अगली बार ऐसा दिन देखने के लिए आप वोट मत कीजिएगा। आप वोट इसलिए कीजिएगा ताकि अगली बार मेरे पति, मेरे बेटे, हमारे बाल बच्चे बिहार में ही रोजगार लेकर काम करें, और दिवाली के दिन सुबह वो घर चले आए और रात में हम एक साथ दिवाली मनाएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर कल हम मिलेंगे दूसरे टॉपिक पर। जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। आदाब।